हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्या कहते हैं कि हम पढ़ रहे थे, सेकुलरिज्म नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8। इसमें हमने सेकुलरिज्म का मतलब समझा था। सेकुलरिज्म का मतलब था कि फ्रीडम, हाँ, होगा सभी लोगों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने का, अपने अपने क्या कहते हैं कि हाँ, अपने धर्म को क्या करें, वो फॉलो करें, अपने धर्म का प्रोपागेट करें। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बताया था कि ना तो इंटर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना तो इंट्रा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एनी टाइप ऑफ डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हेन स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अबाउट एनी, यानी कि सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि स्टेट किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट सभी धर्मों को एक जैसा मानेगा। ठीक है, और स्टेट और धर्म के बीच में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते थे इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया में बहुत सारे क्या कहते हैं अलग अलग धर्म है, बहुत सारे अलग अलग धर्म है। तो इस वजह से कि अगर आप देखा जाए तो कि क्या कहते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है विदाउट सेकुलरिज्म के नहीं चल सकती थी। तो ध्यान रख लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर नाम का वर्ड पहले नहीं था। सेकुलर नाम वर्ड, हाँ, हालांकि इंडिया की सेकुलरिज्म बहुत पहले से बनी है। इंडिया आज से सेकुलर नहीं है, या तो मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत, तो इंडिया सेकुलर बहुत पहले से ही है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जब किया गया, तो सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया, पेपर में पूछा जाएगा, ये मैम पूछेंगी कि सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया, किस ईयर में सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उसमें क्या कहते हैं कि सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। सेकुलर वर्ड प्रिएम्बल में कब ऐड किया गया? सेकुलर वर्ड ऐड किया गया प्रिएम्बल में। कब ऐड किया गया? 1976 में ऐड किया गया। ठीक है, इतना याद किया जाना। इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। तो क्या इसके पहले सेकुलरिज्म नहीं था क्या? इसके पहले भी सेकुलरिज्म था हमारे लिए। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था, सुप्रीमेसी बिटवीन टू रिलीजन्स, यानी कि क्या होता है कि देयर इज जो दो प्रकार के डोमिनेशन बताया था, एक बताया था इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, एक इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे, ये किसके थे? इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के ही थे। ये किसके एग्जाम्पल है? इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के ही थे। याद करो, जिसमें हमने बताया था कि एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर में क्या हो रहा था, डोमिनेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या कहते हैं कि जो 1984 में जो सिख राइट हुए थे, उसमें सिख मारे गए थे। इसमें कश्मीरी पंडित को उनको भगा दिया गया था, उनको मार दिया गया था। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम बहुत सारे मुस्लिम क्या कहते हैं कि 2002 में गुजरात में मारे गए थे। ठीक है, तो ये था। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं। फिर हमने बताया था कि ये जो एग्जाम्पल है, इसको, ये तो थे इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। ये क्या है? इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। और ये जो एग्जाम्पल है जो नीचे लिखा हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो एग्जाम्पल है, ये है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो ये मैं जस्ट जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, इसमें हमने बात क्या की थी कि वुमेन एंड दलित्स वर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल्स। टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता। मॉस्क में अभी भी वुमेन अलाउड नहीं है, अभी भी वुमेन को मॉस्क में नहीं जाना देता। मॉस्क मतलब मस्जिद होता है। फिर हमने पढ़ा था वहां पे सेकुलर स्टेट क्या होता है। फिर हमने वहां पे पढ़ा था कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। तो बताया था एक स्टेट जिसका कोई भी रिलीजन नहीं होता, एक स्टेट जिसका कोई भी रिलीजन नहीं होता, यानी कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, वो क्या होता है? सेकुलर स्टेट होता है। फिर उसके बाद में हमने बताया था सेकुलर स्टेट जो होता है नॉन थियोक्रेटिक स्टेट होता है। कैसा होता है? नॉन थियोक्रेटिक। नॉन थियोक्रेटिक मतलब समझ ही रहे होगे। नॉन थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब है जिसका कोई मतलब कि किसी भी धर्म गुरु द्वारा इसको गवर्न नहीं किया जाता, किसी भी धर्म गुरु द्वारा इसको गवर्न नहीं किया जाता। अगला आता है कि इसमें क्या होता है कि सारे धर्मों को इक्वल माना जाता है। एक सेकुलर स्टेट में सारे धर्मों को इक्वल माना जाता है। ठीक है, और किसी भी रिलीजियस ग्रुप का कोई भी डोमिनेशन नहीं होता। एक सेकुलर स्टेट में किसी भी रिलीजियस ग्रुप का कोई भी डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। और देखो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और क्या कहते हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में, दोनों में क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। हाँ, एक सेकुलर स्टेट में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अलग होंगे, और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि हाँ, एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन। तो रिलीजियस एसोसिएशन भी किसी भी प्रकार का नहीं होता है। एक सेकुलर स्टेट में किसी भी प्रकार का रिलीजियस एसोसिएशन मतलब कि धर्मों से कोई जुड़ाव नहीं होता। इतना बात समझ में आई, नहीं समझ में?
अच्छा, ये सब किया क्यों गया है? ये सब किया क्यों गया है? ताकि पीस, फ्रीडम, रिलीजियस ऑपरेशंस, डिस्क्रिमिनेशन से बचे रहें, ठीक है। टैबू का मतलब होता है कि कहते हैं कि पाबंदी, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। जैसे इंटरकास्ट मैरिज पाबंदी जो लगी हुई थी, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी हिंदुओं में इंटरकास्ट मैरिज भी लग गई, कि अलाउ हो चुका है। तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई, तो ठीक है। फिर हमने पढ़ा ही था कि हमें आगे कहाँ से पढ़ना था, यहाँ से हमने छोड़ रखा था। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलर। जब हमने बोला था दो मॉडल होते, एक होता था मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, एक होता था मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, एक होता था अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट। मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट और अल्टरनेटिव, मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट वेस्टर्न मॉडल, और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन मॉडल। जो इंडियन मॉडल है वो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, और मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट कौन सा है? वेस्टर्न मॉडल। तो देखो, सेकुलर स्टेट कोई भी हो, सेकुलर स्टेट कोई भी हो, उसमें दो चीजें तो कॉमन है, एक चीज तो कॉमन है, ना तो वो थियोक्रेटिक होंगे, ना तो उन कोई रिलीजन स्टैब्लिश करते हैं। क्या? कोई भी सेकुलर स्टेट होगा, कोई भी सेकुलर स्टेट होगा, ना तो वो थियोक्रेटिक होंगे, ना तो वो थियोक्रेटिक होंगे, और ना ही क्या कहते हैं कि उनका कोई पार्टिकुलर रिलीजन होगा, ना तो वो कोई भी हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की, ये जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म आया है, ये कहाँ से आया था? अमेरिका से, ठीक है। इसमें क्या होता है? देयर इज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट और रिलीजन में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। हाँ, वेस्टर्न मॉडल में क्या होता है? देयर इज नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में? वेस्टर्न मॉडल में ध्यान रख लो, वेस्टर्न मॉडल में ध्यान रख लो कि स्टेट और रिलीजन के बीच में, स्टेट मतलब सरकार के बीच में, और रिलीजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? स्टेट जो होगी, स्टेट विल नॉट इंटरवीन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन्स के जो भी मैटर होंगे उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, और स्टेट के जो भी मैटर्स होंगे उसमें रिलीजन इंटरफेयर नहीं। क्या इसमें क्या है यहाँ पे कि रिलीजन क्या कहते हैं कि स्टेट के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेगी, और क्या कहते हैं कि रिलीजन जो है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, और स्टेट रिलीजन के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेगी। दोनों के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन है। स्टेट का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, रिलीजन का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। आपको पता होगा ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है हद है। हाँ, दोनों का अपना अपना लिमिटेशन है, ठीक है। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं होगी स्टेट की जो केवल और केवल मतलब कि धार्मिक बेसिस पे बनाया जाए, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो धर्म के बेसिस पे बनाई जाएगी, और कोई भी ऐसे मामले नहीं होंगे जो धर्म के, हाँ, जो मतलब कि पब्लिक पॉलिसी के ऐसे कोई मामले नहीं होंगे जिसमें मतलब कि धार्मिक क्लासिफिकेशन किया जाए, रिलीजियस क्लासिफिकेशन नहीं किया जाना, ठीक है। यानी समझ में आया, नहीं समझ में आया? यानी कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलिजिमेट इंटरेशन ऑफ रिलीजन इन हिस्ट्री। यानी कि फिर क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि पब्लिक पॉलिसी किस बेसिस पे बनाने शुरू हो जाए? रिलीजियस क्लासिफिकेशन पे। अगर हाँ, रिलीजियस क्लासिफिकेशन पे अगर पब्लिक पॉलिसी को बनाना पड़े तो इसका मतलब क्या हुआ? कि रिलीजन ने स्टेट के मैटर में इंटरफेयर किया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम अमेरिकन मॉडल की बात करते हैं, या जब हम वेस्टर्न मॉडल की बात करते हैं, जब हम यूरोपियन मॉडल की बात करते हैं, तो वहाँ स्टेट और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। स्टेट एंड रिलीजन के बीच में कोई भी क्या कहते हैं कि रिलेशन नहीं है, दोनों चीजें सेपरेट हैं। इसका अपना काम अलग है, इसका अलग काम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रख लो, स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और स्टेट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कोई पैसा वैसा नहीं दे सकता, कोई भी हेल्प नहीं करेगी। स्टेट क्या होगा? किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को उनके उनके लिए वो पैसा नहीं देंगे, उनको कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। गवर्नमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कोई भी पैसा नहीं देती। कौन से, किस मॉडल में नहीं देते पैसा? किस मॉडल में नहीं हेल्प करते? किस मॉडल में हेल्प नहीं करते? मैंने बताया कि कहते हैं कि क्या नाम है कि हाँ, वेस्टर्न मॉडल में नहीं करते। इट कैन नॉट गिव फिनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय रिलीजियस कम्युनिटी। अगर रिलीजियस कम्युनिटीज कोई भी, अगर कोई भी स्कूल चला रही है कि हाँ, हाँ, कोई भी मतलब कि रिलीजियस कोई भी धार्मिक स्कूल चल रहे होंगे, तो उनको कोई भी फिनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा सरकार, उनको कोई भी फिनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा सरकार। नॉर कैन हिंडर द एक्टिविटीज ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। और दूसरा चीज, एक तो सपोर्ट नहीं करेगा, दूसरा चीज उनके मामलों में अपनी टांग भी नहीं अड़ाएगा, मतलब कि उनके मामलों को रोकेगा भी नहीं। अगर सोचो कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि इफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉरबिड्स अ वुमेन बिकमिंग अ प्रीस्ट,
अगर मान लो कोई भी, अगर मैं वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री की ही बात कर रहा हूँ, कि अगर मान लो कोई एक चर्च है, हाँ, इस चर्च में ये बोल दिया गया कि कहते हैं कि यहाँ पे वुमेन प्रीस्ट नहीं बन सकती, यहाँ पे वुमेन प्रीस्ट नहीं बन सकती, तो फिर स्टेट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। स्टेट ये नहीं कर सकता कि नहीं आपको वुमेन को प्रीस्ट बनाना ही बनाना हो, आप वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। हमने कहा कि अगर मान लो कि, समझ में आया नहीं समझ में क्या, हमने कहा कि अगर मान लो कि अगर कोई किसी भी चर्च हो गया या किसी भी टेम्पल हो गया, कहीं पर भी हो गया, अगर प्रीस्ट कहते हैं कि मतलब कि किसी भी वुमेन को प्रीस्ट नहीं बनाया जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हटा ही दिया जा रहा है, उसके मेंबर को ही हटा दिया जा रहा है, मान लो कोई एक वुमेन थी, उसको मेंबरशिप से उसके हटा दिया जा रहा है, तो वहां पे स्टेट ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि आपने इनको मेंबरशिप से क्यों हटा दिया, आपने इनको अपने धर्म से क्यों निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रख लो, रिलीजियस ग्रुप, रिलीजन के मामले में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, इफ अ रिलीजियस कम्युनिटी एक्स कम्युनिकेट्स का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। अगर उनको अपने धर्म ग्रुप से निकाल दिया बाहर, तो स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वो बस बंद करके ऐसे देखता रहेगा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इतना बात समझ में। इफ अ पर्टिकुलर रीजन रिलीजन फॉरबिड्स एंट्री ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर, कुछ मेंबर को वो अपने मंदिर में नहीं जाने देता था, तो भी कोई भी कुछ नहीं कह सकता कुछ मेंबर्स को, हाँ, तब भी स्टेट कुछ नहीं कह सकता, तब भी स्टेट कुछ नहीं कहेगा। तो ये कहाँ पे है, वेस्टर्न मॉडल में, ये वेस्टर्न मॉडल में है कि भाई क्या कहते हैं कि रिलीजन कुछ भी करे उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी प्रकार से, हाँ, तो यानी कि यहाँ पे माना जाता है कि रिलीजन क्या है, प्राइवेट मैटर। हाँ, रिलीजन इज ए प्राइवेट मैटर नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी और लॉ। तो यहाँ पे माना जाता है कि रिलीजन जो है वो प्राइवेट मैटर है। यहाँ पे माना जाता है रिलीजन क्या है, वेस्टर्न मॉडल में माना जाता है कि रिलीजन कैसा मैटर है, प्राइवेट मैटर है। तो इसमें को कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता, कौन, मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, ये किस बेसिस पे बनाया गया है, ये इस बेसिस पे बनाया गया है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी इन एन इंडिविजुअल मैनर। तो ध्यान में रख लो कि यहाँ पे जो वेस्टर्न मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है किस बेसिस पे है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी इन एन इंडिविजुअल मैनर। ठीक है, लिबर्टी, हाँ, इज द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो आजादी की जो बात की जा रही है वो किसकी है, किसी इंडिविजुअल की आजादी है, पूरे ग्रुप की आजादी नहीं है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो लिबर्टी की बात की जाती है, इंडिविजुअल्स की बात की जाती है, और इक्वलिटी की भी बात की जा रही है तो बिटवीन इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे जो लिबर्टी और इक्वलिटी जो होती है इंडिविजुअल मैनर में है, यानी कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म किस बेसिस पे है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इन लिबर्टी और इक्वलिटी पे बेसिस पे, लेकिन वो लिबर्टी और इक्वलिटी इंडिविजुअल की है, पूरे ग्रुप की नहीं है, पूरी कम्युनिटी की नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स नहीं मिल सकते। यहाँ पे आपको, जैसे इंडिया में क्या होगा, आपको कम्युनिटी बेस्ड राइट्स मिलेंगे, इंडिया में आपको कम्युनिटी बेस्ड राइट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कम्युनिटी बेस्ड राइट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको कम्युनिटी बेस्ड राइट्स नहीं मिलेंगे, कहाँ पे, ये कहते हैं कि वेस्टर्न मॉडल में आपको कम्युनिटी बेस्ड राइट्स नहीं मिलेंगे, जबकि क्या कहते हैं कि जबकि जबकि हाँ, जबकि इंडियन मॉडल में आपको कम्युनिटी बेस्ड राइट्स मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि, हाँ, देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर कम्युनिटी बेस्ड राइट्स, यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड राइट्स नहीं मिलते, या माइनॉरिटी राइट्स नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, इतना बात समझ में आया नहीं समझ में, ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो फोकस है, जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में मेन फोकस किस चीज पे है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में जो मेन फोकस जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे। इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी हो जाती है, मतलब कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि जबकि रिलीजियस मैटर पे, इंटर रिलीजियस मैटर पे कोई भी, मतलब इंटर रिलीजियस मैटर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इंटर रिलीजियस मैटर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए। इतना बात समझ में आ गया है। अब आगे, यानी कि एक प्रकार से देखो, फाइनली दिस फॉर्म ऑफ मेन स्ट्रीम सेकुलरिज्म हैज नो प्लेस फॉर आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड। हाँ, तो देखो यहाँ पे स्टेट सपोर्टेड कोई रिलीजियस रिफॉर्म नहीं है। क्या, स्टेट सपोर्टेड कोई रिलीजियस रिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के द्वारा रिलीजियस रिफॉर्म कोई भी नहीं हो सकता। अगर रिलीजियस रिफॉर्म करना भी है तो कौन करेगा, रिलीजियस रिफॉर्म करना भी है तो वो वहाँ के चर्च करेंगे, वो वहाँ के मंदिर के लोग करेंगे, वहाँ के जो भी होंगे धार्मिक लोग ही करेंगे। हाँ, यानी कि स्टेट कोई भी रिफॉर्म नहीं कर सकती, धार्मिक रिफॉर्म में स्टेट कोई भी नहीं कर सकती। दिस फीचर फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स अंडरस्टैंडिंग दैट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च एंड रिलीजन, यानी कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग चीज।
स्टेट एंड रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं, इस बेसिस पे ये काम करता है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। देखो, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म पढ़ने से पहले हम यहाँ पे दो केस पढ़ लेंगे। एक है, हाँ ठीक है, पहले इतना तो समझ में आ चुका होगा कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। ठीक है, अब वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या था? वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि रिलीजन और स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अपने अपने हद, अलग अलग हदें हैं। रिलीजन ना तो स्टेट के मैटर में ना टांग अड़ाएगा, ना तो क्या कहते हैं कि स्टेट रिलीजन के मैटर में टांग अड़ाएगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर हमने जैसा कि एक एग्जांपल बताया था कि अगर मान लो कि कोई भी, मतलब कि कोई भी चर्च है या कोई भी मंदिर है या कोई भी, अगर वो वुमेन को एंटर करने से मना करता है, तो क्या उसमें क्या कहते हैं कि स्टेट ये कह सकता है क्या कि तुम वुमेन को क्यों एंटर नहीं करने दे रहे हो, हाँ तुम वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? ऐसा वो नहीं कह सकता, ऐसा वो नहीं कह सकता स्टेट, क्योंकि स्टेट और रिलीजन तो अलग अलग चीज। फिर हमने बताया कि क्या, अगर मान लो कि कोई भी, मान लो कि किसी भी स्टेट में अगर मान लो कि मुस्लिम के कहते हैं कि या जो भी कोई भी माइनॉरिटी है, अब वो माइनॉरिटी कहती है कि भैया हम अपने लिए स्कूल खोल रहे हैं, तो हमारी उसमें सहायता कीजिए, सरकार आप मेरी सहायता करो क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी। तो क्या वहां पे वो सरकार सहायता कर सकती है? स्टेट क्या सहायता करेगी? वेस्टर्न मॉडल सेकुलरिज्म में हाँ स्टेट के कहते हैं कि माइनॉरिटी को कोई हेल्प नहीं करती, मतलब कि कोई भी फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं करेगी, फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं करती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने बताया कि अगर किसी भी ग्रुप को निकाल दिया गया तो वो सब में, उसमें भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। फिर हमने बताया था कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? लिबर्टी, हाँ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लेकिन वो लिबर्टी और इक्वलिटी किस मैनर में? इंडिविजुअल मैनर में। ये किस कॉन्सेप्ट पे बना है? इस कॉन्सेप्ट बना है कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी है वो इंडिविजुअल मैनर पे करता है। ठीक है, फिर हमने इसमें एक चीज और बताया कि क्या कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्टेट, हाँ स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म कर सकता है क्या? स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म यहाँ पे नहीं हो। इतनी बातें हमने पढ़ ली। तो यहाँ पे अब दो केसेस लिखे हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। दो केसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है कि केमाल अतातुर्क सेकुलरिज्म। ठीक है, केमाल अतातुर्क सेकुलरिज्म ये क्या है? केमाल अतातुर्क सेकुलरिज्म, इसके बारे में हम समझते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि नेहरू का सेकुलरिज्म पढ़ेंगे, और ये केमाल केमाल अतातुर्क का सेकुलरिज्म। दो अलग अलग पर्सन हैं। हमें इसमें अभी पढ़ना है, दो सेकुलरिज्म पढ़ने हैं, एक केमाल अतातुर्क का सेकुलरिज्म पढ़ना है और एक नेहरू का सेकुलरिज्म पढ़ना है। तो देखते हैं। लेट अस लुक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेकुलरिज्म प्रैक्टिस्ड इन टर्की। तो केमाल अतातुर्क कहाँ के रहने वाले थे? टर्की के रहने वाले थे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब कि जब 1919 के बाद में, 1915 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, द सेकुलरिज्म वाज नॉट अबाउट प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेकुलरिज्म है, हाँ सेकुलरिज्म इस कॉन्सेप्ट पे नहीं था। ये सेकुलरिज्म जो है किस कॉन्सेप्ट नहीं है? देयर इज नो डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस नहीं है रिलीजन। और क्या कहते हैं कि से यहाँ का जो सेकुलरिज्म है, यहाँ के सेकुलरिज्म में मतलब कि कमाल अतातुर्क का जो सेकुलरिज्म है, इसमें क्या कहते हैं कि रिलीजन और क्या कहते हैं कि रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन नहीं है। कमाल अतातुर्क के सेपरेशन, कमाल अतातुर्क के क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म में क्या, मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ कि स्टेट और रिलीजन अलग है क्या? नहीं है। इंस्टीड इट इन्वॉल्व, यानी कि क्या हो रहा है कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही इन्वॉल्व, दोनों ही इन्वॉल्व है, दोनों ही एक्टिव इंटरवेंशन है। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि वेस्टर्न मॉडल में क्या था? कोई इंटरवेंशन नहीं था, कोई इंटरवेंशन नहीं था, वो दोनों अलग अलग चीजें थी। लेकिन कमाल अतातुर्क के सेकुलरिज्म में, कमाल अतातुर्क सेकुलरिज्म में दोनों ही क्या कहते हैं इन्वॉल्व है, दोनों ही इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन के बजाय क्या है? इन्वॉल्व, है ना, दोनों ही इंक्लूड करें। एक्टिव इंटरवेंशन इन सप्रेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि क्या कहते हैं कि स्टेट और रिलीजन के बीच में यहाँ पे रिलेशन है। द दिस वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय एंड प्रैक्टिस बाय मुस्तफा कमाल अतातुर्क। किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया? ऐसे ये सेकुलरिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म दोनों ही रिलेटेड है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है क्या कहते हैं कि कमाल अतातुर्क। ही केम टू पावर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो केमाल अतातुर्क टर्की में क्या कहते हैं कि पावर में आ जाता है। हाँ टर्की में पावर में कौन आ जाता है? केमाल अतातुर्क। ठीक है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क क्या कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास में उसके पास पावर है,
He was determined to put an end to institution of Khalifa in the public life of Turkey. तो ये जो खलीफा के जो इंस्टीट्यूशन थे उनको खत्म करने की कोशिश थी उसकी. एंड अतातुर्क वाज कन्विंस्ड दैट ओनली क्लियर ब्रेक विद ट्रेडिशनल थिंकिंग. उसने कहा कि ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको खत्म करना पड़ेगा. अगर हमें क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि अगर हमें टर्की को आगे बढ़ाना है. हाँ, कमाल अतातुर्क का मानना था कि अगर टर्की को आगे बढ़ाना है, अगर टर्की को आगे बढ़ाना है तो हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर आना होगा. ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर आना होगा, तभी क्या कहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते, तभी हम इसको आगे बढ़ा. ही सेट आउट एन एग्रेसिव मैनर टू मॉडर्नाइज एंड सेकुलराइज द टर्की. उन्होंने टर्की को मॉडर्नाइज और सेकुलराइज करना शुरू कर दिया. अतातुर्क चेंज हिज ओन नेम. उन्होंने अपना मुस्तफा कमाल पाशा नेम, हाँ, मुस्तफा कमाल पाशा से अपना नाम चेंज कर दिया कमाल अतातुर्क. ठीक है. क्या उन्होंने क्या कहते हैं कि अपना नाम इनका पहले नाम क्या था, मुस्तफा कमाल पाशा. फिर इन्होंने इसका नाम, अपना नाम क्या चेंज कर दिया, कमाल अतातुर्क चेंज कर दिया. ठीक है. अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ टर्क्स. ठीक है. द क्लॉथिंग वॉज इनकरेज फॉर मेन एंड वुमेन. मतलब कि क्या कहते हैं कि कौन से क्लॉथिंग. अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है, एक चीज और रह गए हैं शायद. द फेज. हाँ, द फेज अ ट्रेडिशनल कैप ऑफ मुस्लिम्स वॉज बैंड. जो मुस्लिम की जो एक हैट लॉ ला करके जो मुस्लिम की कैप थी उसको बैन कर दिया गया. जो मुस्लिम्स की कैप थी उसको भी बैन कर दिया. वेस्टर्न क्लॉथिंग वॉज इंकरेज. मेन एंड वुमेन के लिए ये बोला गया कि आप वेस्टर्न क्लॉथिंग मतलब जीन्स के पैंट वगैरह ये सब पहनो. ठीक है, वेस्टर्न कपड़े पहनो. ठीक है. तब वेस्टर्न या ग्रिगोरियन कैलेंडर रिप्लेस द ट्रेडिशनल तुर्किश कैलेंडर. तुर्किश कैलेंडर के बजाय वहां पे ग्रिगोरियन कैलेंडर लगा दिया गया. ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा होता है, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च होता है, उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर. ठीक है. तो ग्रिगोरियन कैलेंडर और वेस्टर्न कैलेंडर इन्होंने क्या कहते हैं कि बोला कि आप लोग यूज करो. ठीक है. तो 1928 में क्या हुआ, 1928 में तुर्किश अल्फाबेट, हाँ, मॉडिफाइड कर दिए गए. हाँ, तुर्किश अल्फाबेट को मॉडिफाई कर दिया गया. तो यानी कि यहाँ का जो सेकुलरिज्म था, देखो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से थोड़ा सा अलग था कि नहीं था. कैसे अलग था कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म कह रहा है कि भैया हम एकदम से अलग. वेस्टर्न सेकुलरिज्म कह रहा है कि हम एकदम से अलग हैं. किससे अलग है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है. मतलब वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या था कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई फर्क नहीं. मतलब कि दोनों अलग अलग थे, स्टेट और रिलीजन. लेकिन यहाँ पे स्टेट और रिलीजन ही तो है. यहाँ पे कमाल अतातुर्क पावर में है. पावर में है मतलब ये स्टेट है. और ये क्या कहते हैं कि बार बार क्या कहते हैं कि बहुत सारे नियम ऐसे ला दिए कि इन्होंने मतलब कि अपने धर्म में काफी सारे चेंज किए. यानी कि देखो इसमें क्या हुआ, स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म हो गया. स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म हो गया. दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म. और एक दूसरा चीज और आया था. एक तो स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म, और देखो क्या था, दोनों में इन्वॉल्व था, मतलब सेपरेट नहीं थे. क्या नहीं थे, क्या कहते हैं कि सेकुलर, क्या नाम है कि रिलीजन एंड स्टेट आर नॉट सेपरेट. रिलीजन एंड स्टेट, क्या रिलीजन और स्टेट सेपरेट है क्या, ये सेपरेट नहीं है. और नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट नहीं है. जबकि हाँ, और वहां पे वो सेपरेट थे. उसमें क्या थे, वो सेपरेट थे. तो इतनी सब बातों को देख करके समझ में आ गया कि अच्छा. और इन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं कि अपने उसको चेंज करने के लिए, कि हम अपने आप को चेंज करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें की. जैसे इन्होंने देखो हैट लॉ ला करके वो कैप हटा दिया. ठीक है, मुस्लिम कैप हटा दिया. तो ये सारी चीजें की इन्होंने. क्या कहते हैं कि इवन वेस्टर्न कपड़ों को बढ़ावा दिया. तो ये सारी चीजें इन्होंने की. क्या नाम है, कमाल अतातुर्क ने. लेकिन क्या कहते हैं कि इनका जो नाम था पहले क्या था, कमाल पाशा था. ठीक है. इन्होंने अपने आप का नाम चेंज कर दिया, मुस्तफा कमाल पाशा से अपना नाम कर लिया कमाल अतातुर्क. ये तो था उनका. अब हम देखते हैं नेहरू का सेकुलरिज्म क्या है. नेहरू का सेकुलरिज्म क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन बाय स्टेट टू ऑल रिलीजन. इनका मानना था, नेहरू जी का मानना था कि भैया सारे के सारे स्टेट्स, सारे के सारे रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, सबको इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाएगा. इससे सबको इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाएगा. ठीक है. जब नेहरू जी से पूछा गया कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, जब एक बच्चे ने नेहरू जी से पूछा कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, आप सेकुलरिज्म से क्या मतलब समझते हैं, तो नेहरू जी ने जवाब दिया, इक्वल प्रोटेक्शन बाई स्टेट टू ऑल रिलीजन. सारे के सारे रिलीजन को क्या करना है, इक्वल प्रोटेक्शन देना है, इक्वल प्रोटेक्शन देना है. ही वांटेड टू अ सेकुलर स्टेट. उन्होंने सोचा कि एक सेकुलर स्टेट वो सोचते थे कि प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन. कह रहे हैं कि एक सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जो सभी भी धर्मों को बचाता है, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी धर्म का कोई फेवर नहीं करता.
ठीक है, किसी भी धर्म का फेवर नहीं करेगा, जो सभी धर्मों को इक्वल मानेगा, सभी धर्मों को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगा, उसे ही क्या बोला गया, सेकुलर स्टेट बोला इन्होंने। नेहरू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजन, नेहरू का कोई प्रैक्टिस एनी रिलीजन, नेहरू डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन, मतलब नेहरू जी का कोई रिलीजन नहीं था। हाँ, ना तो वो भगवान को मानते थे, ना तो वो उनका कहना था कि भैया कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो भगवान में भी बिलीव नहीं करते थे। बट फॉर हिम सेकुलरिज्म डिड नॉट मीन हॉस्टिलिटी टू रिलीजन, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं था कि वो रिलीजन का विरोध करना, सेकुलरिज्म का कभी भी मतलब नहीं होता कि रिलीजन का विरोध करना। लोगों को यही लगता है, कभी कभी जो लोग थोड़ा सा समझते नहीं है, उनको लगता है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि धर्म का विरोध करना। नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हाँ, कि यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि हाँ, तो ही वांटेड अ सेकुलर स्टेट टू बी वन दैट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन बट डज नॉट फेवर एनी, किसी को भी फेवर नहीं करना है। अब नेहरू डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन नॉर डिड इन बिलीव इन गॉड, बट हिम हिज सेकुलरिज्म, हाँ, फॉर हिम सेकुलरिज्म डज नॉट मीन हॉस्टिलिटी टू रिलीजन, किसी भी रिलीजन को अपोज नहीं करना है। इन दैट सेंस नेहरू वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अतातुर्क इन टर्की। तो देखो अटातुर्क में कुछ अलग चल रहा था, देखो टर्की में कुछ अलग है, इनका अलग है। एट द सेम टाइम नेहरू वाज नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, और ये नहीं चाहते थे कि रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई भी सेपरेशन हो, रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई सेपरेशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी इनका, कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं होना चाहिए, कि इनका मानना था कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं होना, a secular state can interfere in the matters of religion। अगर अगर मान लो कि सोशल रिफॉर्म ला रहे हैं, हाँ, अगर किसी भी धर्म के अंदर बुराई है तो उस धर्म को हटाना, उस धर्म की बुराई को, उस धर्म को नहीं हटाना, उस धर्म की बुराई को हटाना। ठीक है, तो उसके लिए हमें सोशल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तो उसमें स्टेट को क्या कहते हैं कि इंटरफेयर करना चाहिए। जैसा कि पीछे सेकुलर उसमें क्या था, सेकुलर क्या नाम है कि वेस्टर्न मॉडल में क्या था कि स्टेट जो था वो भले कितने भी बुराई हो किसी भी धर्म में, उसको वो हटा नहीं सकती, उसमें सोशल रिफॉर्म नहीं कर सकती थी स्टेट। ठीक है, वेस्टर्न मॉडल में। लेकिन नेहरू जी का मानना था कि भैया स्टेट को क्या कहते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए धर्म में, लेकिन तब करना चाहिए जब उसमें कोई ना कोई बुराई हो, कोई भी सोशल रिफॉर्म लाना हो, तब उसमें करना पड़े। यानी कि ये स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म को मानते थे। ठीक है, नेहरू हिमसेल्फ प्लेड अ की रोल इन इनैक्टिंग द लॉ अबोलिशिंग द कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, डाउरी को खत्म करने में, सती प्रथा को खत्म करने में इन्होंने काफी ज्यादा सहायता की। ठीक है, तो इतना बात समझ में। वाइल नेहरू वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल ऑन मेनी काउंट, देयर वाज वन थिंग ऑन विच ऑलवेज फर्म्स एंड अनकम्प्रोमाइजिंग। उन्होंने सेकुलरिज्म पे हमेशा क्या कहते हैं कि इस पे ये एकदम क्या कहते हैं कि इसको लेकर के एकदम पक्के थे कि अ कंप्लीट अपोजिशन टू कम्युनिज्म, हाँ, कम्युनलिज्म ऑफ ऑल काइंड, किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि वो नहीं करना है, कम्युनलिज्म नहीं करना है, मतलब कि ये सेकुलरिज्म के पक्ष में, सेकुलरिज्म के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि वो चाहते थे, सेकुलरिज्म का मतलब उनके लिए था कि भैया सभी स्टेट को, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करना है, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करना है, अगर किसी भी धर्म के अंदर बुराई है तो उसको क्या कहते हैं कि उसमें इंटरफेयर करना भी पड़ेगा। इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? ठीक है, इतना बात तो समझ में आ चुका होगा कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या था। सेकुलरिज्म फॉर हिम वाज नॉट ओनली फॉर द मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स, इट वाज आल्सो द ओनली गारंटी टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब था कि अगर सेकुलरिज्म होगा तो इससे इंटीग्रिटी भी बढ़ेगी इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि देखो वेस्टर्न मॉडल में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें तो अब देखते हैं यहाँ पे यूरोपियन मॉडल ऑफ, देखो यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हो या वेस्टर्न मॉडल ऑफ, दोनों सेम ही है। हाँ, यूरोपियन मॉडल और वेस्टर्न मॉडल का मतलब सेम ही है। और ये किस बेसिस पे आया था, अमेरिका से आया। कहाँ से, अमेरिकन मॉडल ऑफ रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ स्टेट पावर कंसिडर्ड म्यूचुअल प्रोहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजन और स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिकन मॉडल में ये क्या कहते हैं कि यूरोपियन मॉडल में रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट पावर, और स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि ना तो वो रिलीजन के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेंगे, और वो क्या कहते हैं कि स्टेट के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेंगे, ये हमने पढ़ा था। फिर अगला यहाँ पे बताया था कि ये किसकी बात करता है, ये फ्रीडम और इक्वलिटी की तो बात करता है, लेकिन किस मैनर में, इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में। बताया था इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में क्या कहते हैं कि फ्रीडम और इक्वलिटी की बात करता है।
और ये बताया था कि यहाँ पे कोई स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। हाँ, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म हो सकते हैं क्या? नहीं, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म नहीं हो सकते। फिर एक चीज और बताया था कि माइनॉरिटीज को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। ये चार पांच बातें याद रखना है बस, ये चार पांच बातें याद रखना है। अब बात करते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। अब हम बात करते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की। तो कुछ लोग तो कभी कभी ऐसे कहते हैं कि इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं होते या थोड़ा सा उनको पता नहीं होता है, तो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है, ये क्या कहते हैं कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉपी है। तो ये सरासर बात गलत है। कल को मैडम पेपर में दे सकती है और बोल देंगे कि ये सही है या गलत है, या आपको एक्सप्लेन करने की बात बोल दी। तो अगर लिखा हुआ है कि वेस्ट इंडियन सेकुलरिज्म इज इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी, कॉपी है किसका? वेस्टर्न सेकुलरिज्म का? तो नहीं, ये सरासर बात गलत है। इंडियन सेकुलरिज्म अपने आप में अलग, बट अ केयरफुल रीडिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शोज दैट दिस इज नॉट द केस। मतलब ये बात गलत है कि इंडियन सेकुलरिज्म कॉपी है, पूरी तरीके से कॉपी किया है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। इंडियन सेकुलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। देखो, इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो अलग है। किससे अलग है? वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। वो कैसे अलग है वो समझते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है, वो कैसे अलग है ये समझते हैं। देखो, इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन ऑफ आइडिया। जैसा कि हमने बताया था कि उन्होंने चर्च और स्टेट को अलग अलग मान लिया। कौन? वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या था? चर्च और स्टेट अलग थे। तो वही कह रहे हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म केवल और केवल इस बात पे नहीं फोकस करता कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग, बल्कि बल्कि हाँ, इंटर रिलीजियस इक्वलिटी पे ही फोकस नहीं करता, इंटर रिलीजियस पे ही फोकस नहीं करता, बल्कि और चीजों पे ही फोकस करता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि केवल और केवल इस बात पे नहीं फोकस कर रहा है ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन एंड आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी, इंटर रिलीजियस इक्वलिटी पे ही नहीं फोकस कर रहा है, इसके अलावा भी और चीजों पे फोकस कर रहा है। तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म अलग, इंडियन सेकुलरिज्म अलग क्यों है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि इंडियन सेकुलरिज्म अलग क्यों है बाकी दुनिया के सेकुलरिज्म से। इंडियन सेकुलरिज्म कैसे अलग है, हमारा समझने का प्रोसेस ये है। तो इस पैराग्राफ को हम समझेंगे तो समझते हैं। फॉर अ स्टार्ट, इट अरोज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो जो इंडियन सेकुलरिज्म का कहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म कैसे डेवलप हुआ? इंडियन सेकुलरिज्म जो डेवलप हुआ किसकी वजह से हुआ? इंडियन सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं तो ये डेवलप इन डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये किसकी वजह से है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से। याद करो, इंडिया में क्या कहते हैं कि आज से नहीं, ये मत समझना कि क्या कहते हैं कि ये 1600 में जब ये क्या कहते हैं कि ये आए थे, क्या कहते हैं कि अंग्रेज लोग आए, तब से क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म आया। नहीं, 1600 की बात नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म आज से नहीं चल रहा है, लगभग लगभग 300, हाँ, थर्ड सेंचुरी बीसी से चल रहा है। थर्ड सेंचुरी बीसी या और पहले पहलों की क्या कहते हैं कि फिफ्थ सेंचुरी बीसी, हम्म, तब से चल रहा है। फिफ्थ बीसी से चल रहा है, मतलब कि समझ रहे हो कि फिफ्थ सेंचुरी ऑफ बीसी से तब से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन क्या था याद करो। तो अशोका की बात में, अशोका किस धर्म को मानते थे? अशोका मानते थे बुद्ध धर्म। हाँ, बुद्धिस्ट धर्म के। अशोका मानते थे बुद्धिस्ट धर्म को। लेकिन उस टाइम पे जैन धर्म भी था, उस टाइम पे जैन धर्म भी था, उस टाइम पे हिंदुइज्म भी था। तो देखो, इंडिया में ही, इंडिया में ही इतने सारे धर्म और भी थे। ऐसे ही क्या कहते हैं कि और भी थे ऐसे धर्म। तो यानी कि आज से इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, ये आज का सेकुलरिज्म नहीं है कि 10 दिन 15 दिन का सेकुलरिज्म है, या 10 साल पहले, साल का 20 साल पहले। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो बहुत पहले, वो डेवलप किसकी वजह से हुआ है? रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत पहले से ही। हाँ, जो अशोका के टाइम से समझ लो कि अशोका, उनके पिताजी मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, इन सब के टाइम से चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान रखना है कि अशोका के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। अशोका के पिताजी बिंदुसार हैं, और बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ध्यान में रख लेना कि अशोका के जो पिताजी थे, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम है कि बिंदुसार, वो जैन धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म को मानते थे।
हाँ, तो ऐसे अलग अलग धर्म भैया, ऐसा नहीं है कि वो सबका सेम धर्म है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो कि आज से हमारे यहाँ नहीं है कि ये देखो लिखा भी है कि दैट प्रीडेटेड एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न, वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज एंड नेशनलिज्म। ये जो वेस्टर्न मॉडर्न नेशनलिज्म आया या वेस्टर्न आइडियाज आया, वेस्टर्न नेशनलिज्म आया, उसके पहले से ही हमारा बहुत ज्यादा हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी। देयर वाज ऑलरेडी अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। इंडिया में पहले ही इंटर रिलीजियस टॉलरेंस, इंडिया में पहले ही इंटर रिलीजियस टॉलरेंस है। लेकिन बस ये ध्यान रख लो कि अगर इंटर रिलीजियस टॉलरेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज अ सेकुलरिज्म इंडियन। हाँ देखो, ठीक है, अगर हमने बताया कि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस पहले से ही इंडिया, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इंडिया में पहले था, पहले से ही था, अंग्रेजों के आने से पहले से ही हमारे यहाँ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस था। बट बट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट टॉलरेंस इज कंपैटिबल विथ रिलीजियस डोमिनेशन। यानी कि जो टॉलरेंस है कि ये क्या होता है, रिलीजियस डोमिनेशन को हटा नहीं देता है। और जबकि हमें पता है सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी नो रिलीजियस डोमिनेशन। सेकुलरिज्म का मतलब क्या था, देयर शुड बी नो रिलीजियस डोमिनेशन। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ क्या था, पहले से ही इंटर इंटर रिलीजियस टॉलरेंस है। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही क्या है, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस। चलो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको समझना। हमारे यहाँ पहले से ही क्या है, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस। इंटर रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले टॉलरेंस का मतलब क्या होता है समझना है। तो देखो, एक मिनट। इंटर रिलीजियस टॉलरेंस हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है। अब कैसे है वो समझने की बात है। ठीक। जब हम बात करते हैं इंटर रिलीजियस टॉलरेंस की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें दूसरे धर्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे धर्मों के मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बोलते हैं इंटर रिलीजियस टॉलरेंस। हाँ, इंटर मतलब होता है कि दो धर्मों के बीच की बात हो रही है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई, क्या कहते हैं कि अपोजिट ओपिनियन रखता है तो उसकी भी वैल्यू करनी। ठीक है, ऐसा नहीं है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसको आप पसंद भी नहीं करते हो, उसको उसको भी क्या कहते हैं कि उसके भी ओपिनियन को मानना है, तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर जिस ओपिनियन को आप नहीं पसंद कर रहे हो, जिस ओपिनियन से आपको आपके अपोजिट भी ओपिनियन है, तब भी उसको वैल्यू दे रहे हो, तब भी उसके उसको अपोज नहीं कर रहे हो, समझ में है ना। आपके अगेंस्ट वाले जो ओपिनियन है उसको भी अपोज नहीं कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस बहुत पहले से है। लेकिन क्या ये इंटर रिलीजियस टॉलरेंस कंपैटिबल होता है? क्या ये कंपैटिबल है डोमिनेशन, हाँ, क्या ये कंपैटिबल है किसके लिए? क्या हम इसको मान सकते हैं, इसको क्या हम इक्वेट कर सकते हैं? क्या हम इसको इक्वेट इक्वेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रख लो, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ सेकुलरिज्म। इसको हम सेकुलरिज्म नहीं कह सकते। ठीक है, क्या इंटर रिलीजियस टॉलरेंस को हम सेकुलरिज्म कह सकते हैं क्या? नहीं। इंटर इंटर रिलीजियस टॉलरेंस सेकुलरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस में डोमिनेशन हो सकता है। हाँ, सिंस, तो ध्यान रख लेना, सिंस इंटर रिलीजियस टॉलरेंस, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस, हाँ, इज कंपैटिबल कंपैटिबल विद, हाँ, सिंस इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इज कंपैटिबल विद रिलीजियस डोमिनेशन। यानी कि इसमें रिलीजियस डोमिनेशन हो सकता है, रिलीजियस डोमिनेशन हो सकता है। हाँ, इट इज इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद सेकुलरिज्म।
क्या इंटर रिलीजियस टॉलरेंस को सेकुलरिज्म के साथ में कंपेयर किया जाएगा, तो ये सेकुलरिज्म के साथ में बराबर नहीं होगा। सेकुलरिज्म के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इंटर रिलीजियस टॉलरेंस ये रिलीजियस डोमिनेशन को नहीं खत्म करता। और जैसा कि हमें पता है कि क्या कहते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, देयर शुड बी नो रिलीजियस डोमिनेशन। जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, देयर शुड बी नो रिलीजियस डोमिनेशन, बट जब इंटर रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं तो वहां पे डोमिनेशन होता है। हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि रिलीजियस डोमिनेशन तो ठीक है, रिलीजियस डोमिनेशन मतलब कि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मौका देता है लोगों को, लेकिन उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं देता जितना फ्रीडम सेकुलरिज्म को चाहिए होता है। जितना फ्रीडम सेकुलरिज्म में चाहिए होता है उतना फ्रीडम आपको क्या कहते हैं कि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस में नहीं मिलेगा। इंटर रिलीजियस टॉलरेंस में इंटर रिलीजियस टॉलरेंस में आपको उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा जितना सेकुलरिज्म में है। ठीक है? तो हाँ, द फ्रीडम, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, द फ्रीडम ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इज वेरी लिमिटेड। इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इज वेरी लिमिटेड। इसका इंटर रिलीजियस टॉलरेंस का जो क्या कहते हैं कि हाँ फ्रीडम है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि लिमिटेड है, बहुत ही कम है। ठीक है? ये लिमिटेड होता है, ज्यादा इसका क्या कहते हैं कि नहीं होता। ठीक है? कह रहे बिसाइड्स टॉलरेंस अलाउज यू पुट अप पीपल। हाँ, कह रहे कि इसके अलावा जो टॉलरेंस होता है आपको क्या कहते हैं कि टॉलरेंस जो होता है आपको क्या कहते हैं कि जिसको आप नहीं पसंद करते हो उसको भी क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट करने की, उसको भी सहने की क्षमता देता है, कि उनके भी साथ रहने की क्षमता आपके अंदर आती है। टॉलरेंस की वजह से आप जिसको नहीं पसंद करते उसके साथ भी रह सकते हैं। बट ध्यान रख लो कि टॉलरेंस कब काम आता है जब कोल्ड वॉर चल रहा हो या सिविल वॉर चल रहा हो। हाँ, टॉलरेंस कब काम आता है जब सिविल वॉर चल रहा हो। सिविल वॉर का मतलब होता है कि एक देश में ही बहुत सारे ग्रुप के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक देश में ही जब बहुत सारे ग्रुप के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है तब तो काम आता है ये इंटर रिलीजियस टॉलरेंस। हाँ, लेकिन पीस के टाइम में इंटर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं काम आता। क्यों? जब पीस के टाइम में अगर लोग क्या कहते हैं कि इक्वलिटी के लिए लड़ाई करें, पीस के टाइम में लोग इक्वलिटी के लिए परेशान है, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट के लिए परेशान है, इसका मतलब यहाँ पे इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं काम आता, इंटर रिलीजियस सॉरी। तो यानी कि यहाँ पे इंटर रिलीजियस टॉलरेंस काम नहीं आता। इंटर रिलीजियस टॉलरेंस कब काम आता है? जब क्या कहते हैं कि सिविल वॉर चल रहा होगा, जब दो ग्रुप के बीच में लड़ाई चल रही होगी तब। लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ पे जब पीस के टाइम में ये काम नहीं आता। ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि डू यू रिमेम्बर द heated debate in France over the French government decision to ban the usage of religion। देखो फ्रांस में क्या है ना, फ्रांस भी एक सेकुलर स्टेट है। क्या मैंने बताया? फ्रांस एक सेकुलर स्टेट है। पहले तो आपको समझ में आ गया कि ना कि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस जो है, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस सेकुलरिज्म के बराबर नहीं है। ठीक है? इतना बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये कि मैं बता रहा था अभी फ्रांस की बात कर रहा था। फ्रांस क्या है? एक सेकुलर स्टेट। फ्रांस एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी पंजाबी है, मतलब पंजाबी सॉरी, कोई भी सिख है, वो टर्बन पहन करके पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकता। पब्लिक प्लेस मतलब स्कूल में बच्चे जो हैं वो टर्बन पहन करके नहीं जा सकते। ठीक है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि पब्लिक प्लेसेस में धार्मिक चीजों को पहन करके नहीं जा सकते। धार्मिक चीजों को क्या कहते हैं कि हाँ, धार्मिक प्रैक्टिसेस यानी कि क्या कहते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर नॉट अलाउड। रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं अलाउड है। पब्लिक प्लेसेस में रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं अलाउड है। तो यानी कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये टर्बन्स वगैरह, वेल्स वगैरह ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच सकते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ का जो फ्रांस फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है वो अलग है। ठीक है? फ्रांस का सेकुलरिज्म क्या है? अलग है। ठीक है? फ्रांस का सेकुलरिज्म अलग है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं अलाउड है। और ध्यान में रखना कि जब अगर ऐसा हो
कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है पब्लिक प्लेसेस में नहीं अलाउड हो, तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेकुलरिज्म। उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेकुलरिज्म। तो मान लो कल पेपर में पूछ लिया गया नेगेटिव सेकुलरिज्म का एग्जांपल क्या है, तो फ्रांस। और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एग्जांपल क्या है? इंडिया। क्योंकि इंडिया में देखो बच्चे टर्बन पहन के स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एग्जांपल कौन है? इंडिया। जहाँ पे क्या कहते हैं कि पब्लिक में क्या कहते हैं कि पब्लिक में क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें अलाउड होती है, तो उन्हें बोला जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म का इंडिया एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप टर्बन पहन करके स्कूल वगैरह में जा सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, ठीक है। तो उसका रीजन यही है। तो जैसा कि अभी मैंने बता रहा था, इंडियन सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे थे। जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, तो हमारे समझ में आया कि हाँ, इंडियन सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, तो हमने हमारे अभी तक इतना समझ में आया कि इंडियन सेकुलरिज्म कोई नया नहीं है, कोई अंग्रेजों के आने के बाद नहीं आया, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लोगों के इंटर कि वेस्टर्न लोग आए तभी आया। हमारा सेकुलरिज्म अशोका के टाइम का है, हमारा सेकुलरिज्म चंद्रगुप्त के टाइम का है, हाँ, ठीक है। तो हमारा सेकुलरिज्म बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन लेकिन जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आई, जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आई या वेस्टर्न नेशनलिज्म आया, तो वेस्टर्न मॉडर्निटी और वेस्टर्न नेशनलिज्म आया, तो इसने हमारे क्या कहते हैं कि जो भी हमारे समाज में इक्वलिटी नहीं थी। कैसे? देखो, इंटर हमारे यहाँ तो था कि हम देखो धर्मों को अलग अलग मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में इक्वलिटी नहीं थी। तो हमने इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से ले लिया? वेस्टर्न मॉडल से लिया। वेस्टर्न मॉडल से हमने क्या ले लिया? इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट लिया। और दोनों का जब इंटरेक्शन हुआ कि जब हमारे यहाँ वेस्टर्न मॉडल, जो वेस्टर्न मॉडल था, और वेस्टर्न मॉडल, और क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पहले से एग्जिस्टिंग जो था, एग्जिस्टिंग, हम्म जो एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी या एग्जिस्टिंग सेकुलरिज्म था, यानी कि क्या कहते हैं कि हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन सोसाइटी, हाँ, एग्जिस्टिंग, हाँ, एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस, ऐसे समझ, रिलीजियस टॉलरेंस जो पहले से हमारे यहाँ ही मौजूद था। ये जो पहले से बहुत सारे मौजूद थे। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जो इंडियन सेकुलरिज्म जो पहले से ही था, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म बनता है वो अलग ही बन जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी जो पहले से थी, एग्जिस्टिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी समझ लो, इसको मिला लो, एग्जिस्टिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी और वेस्टर्न मॉडल, जब हमने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, तो इंडियन मॉडल सेकुलरिज्म बना। तो ठीक है, इंडियन मॉडल सेकुलरिज्म बना। और ध्यान में रख लेना, जो पहले से एग्जिस्टिंग, क्या मैंने बताया, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, और जो क्या कहते हैं कि उधर से हमने इक्वलिटी लिया, कहाँ से इक्वलिटी लिया? वेस्टर्न मॉडल से हमने इक्वलिटी लिया, जो हमारे समाज में इक्वलिटी नहीं थी पहले, ठीक है। क्योंकि हमारा कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड था ना, कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड था, इस वजह से देखो, तो यानी कि हमने क्या किया? इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस दोनों डोमिनेशन पे ध्यान दिया। हमने क्या फोकस किया? जैसे कि कहते हैं कि वेस्टर्न मॉडल ने केवल और केवल इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पे फोकस किया था, वेस्टर्न मॉडल ने केवल और केवल इंटर रिलीजियस पे डोमिनेशन पे फोकस किया था। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस दोनों डोमिनेशन पे फोकस किया, दोनों चीजों पे फोकस किया, ठीक है। तो इंडियन सेकुलरिज्म ने क्या किया? इंडियन सेकुलरिज्म ने अपोज किया, जो उन चीजों को अपोज किया, जैसे ऑपरेशन ऑफ दलित, दलित को जो कहते हैं, दलित को जो कहते हैं कि सताया जाता था, दलित के साथ जो अत्याचार किया जाता था, वुमेन के साथ जो अत्याचार किया जाता था, उसको उन्होंने अपोज किया। कैसे अपोज किया? क्योंकि यहाँ पे इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी अपोज किया गया। तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी अपोज किया गया, तो इस वजह से ऑपरेशन ऑफ दलित वगैरह वगैरह को, ये सब क्या कहते हैं कि समस्याओं को सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो आगे जो ये बातें लिखी हुई है यहाँ पे, जितनी भी चीजें हैं, अब द डिफरेंस बिटवीन ये है, क्या कहते हैं कि अब आपसे यहाँ से यहाँ तक भर में ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ये है डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अब जो ये टॉपिक है, जो टॉपिक आ चुका है यहाँ पे, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या क्या फर्क है, तो अब इसको समझते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या क्या फर्क है, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या क्या फर्क है, ये अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखना यहाँ से कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो, हमने लिख रखे हैं, पहले से ही लिख रखे हैं कुछ पॉइंट्स, तो ये समझने की बात है कि देखो, जब मैं बात करता हूँ वेस्टर्न सेकुलरिज्म की, तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है, हाँ, जब मैं बात करता हूँ वेस्टर्न सेकुलरिज्म की, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। याद करो, मैंने बताया था स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन था, दोनों अलग अलग चीजें, स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग है वेस्टर्न मॉडल। बट
इंडिया में देखो क्या, स्टेट इज न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन। स्टेट सारे रिलीजन के लिए एक जैसा है, स्टेट सारे रिलीजन के लिए एक जैसा है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे सेपरेट। हाँ, इंडिया में कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट और क्या कहते हैं कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल एंड हिज राइट्स आर एट द सेंटर। याद करो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, इंडिविजुअल के ऊपर। वेस्टर्न मॉडल में किसके ऊपर फोकस होता है, इंडिविजुअल के ऊपर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, राइट्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे दोनों के ही राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। किसके, इंडिविजुअल के भी राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है और रिलीजियस कम्युनिटी के भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे केवल केवल इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, रिलीजियस राइट यहाँ और कम्युनिटी के राइट को नहीं प्रोटेक्ट किया जाता। कहाँ पे, वेस्टर्न मॉडल में क्या कहते हैं कि कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, केवल और केवल इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जबकि यहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म में क्या किया जाता है कि दोनों ही राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट साइड के साथ साथ में कम्युनिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट, देयर इज अ स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। बताया था कि इन एक दूसरे के मामले में ये दोनों क्या करते हैं कि इंटरफेयर नहीं करते। यहाँ पे क्या कहते हैं कि, और यहाँ पे ये भी बताया था कि स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म नहीं होता, स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म नहीं होता। जबकि इंडिया में क्या है, स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म है, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म होता है। जबकि यहाँ पे स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म नहीं होते, क्योंकि क्योंकि ना तो क्या कहते हैं कि स्टेट इंटरफेयर करेगी उनके मैटर में, ना तो क्या कहते हैं कि हाँ रिलीजन इंटरफेयर करेगी स्टेट के मैटर में। जबकि हमारे यहाँ स्टेट रिफॉर्म कर सकती है। अगला, लेस अटेंशन टू द कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को कोई अटेंशन नहीं दिया जाता। जबकि यहाँ हमारे यहाँ माइनॉरिटी राइट पे फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी राइट पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे फोकस ओनली इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका हूँ कि ये किसके ऊपर फोकस करता है, केवल केवल इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। जबकि हमारे यहाँ इंडियन सेकुलरिज्म में दोनों इंटर रिलीजियस के साथ साथ में इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पे भी फोकस किया जाता है। छठा, स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। क्या ये किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दे सकता था क्या, किसी भी माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशन को क्या ये फाइनेंशियल हेल्प करता था क्या, नहीं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज के होंगे, इनको फाइनेंशियल हेल्प सरकार दे सकती है, इनको फाइनेंशियल हेल्प सरकार दे सकती है। तो ये था हमारे सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में अंतर क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला अंतर तो समझ में आया। पहला अंतर ये था कि भैया केवल और केवल वो जो था वो इंटर रिलीजियस पे ही फोकस करता था, वो केवल और केवल किसके ऊपर फोकस करता था, इंटर रिलीजियस इक्वलिटी के ऊपर फोकस करता। लेकिन लेकिन वो इंटर रिलीजियस इक्वलिटी पे फोकस करता था, कौन, वेस्टर्न। बट हमारे यहाँ इंटर रिलीजियस के साथ साथ में इंट्रा रिलीजियस में, क्योंकि ये देखो जब दलित्स की बात की जा रही है, वुमेन की बात की जा रही है, हिंदुइज्म धर्म के अंदर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की भी बात की जा रही है। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विद इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं से एक प्रकार से क्या कर रहे हैं कि इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस इक्वलिटी को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस था। वैसे मैंने सारे डिफरेंस लिखा दिए हैं तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा डिफरेंस जब यहाँ पे बात करें तो इंडियन सेकुलरिज्म डील नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के साथ साथ में रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज की भी बात करता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था उसमें केवल और केवल इंडिविजुअल की बात की जाती है। किसमें, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में केवल और केवल इंडिविजुअल की बात की जाती है। और क्या कहते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म में इसकी बात की जाती है। इंडियन सेकुलरिज्म में राइट्स इंडिविजुअल के साथ साथ में माइनॉरिटी राइट्स को भी फोकस किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज आल्सो हैव राइट टू एग्जिस्ट एंड मेंटेन देयर ओन कल्चर। तो जो माइनॉरिटीज के पास में, हमारे पास माइनॉरिटीज के पास में राइट्स है ना, कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, वो अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोल सकते हैं। इवन हमारे यहाँ तो दूसरा चीज अभी हमने बताया था कि क्या यहाँ पे, हाँ, सिंस तीसरा डिफरेंस आ गया, दो डिफरेंस हमने पढ़ चुके हैं। अब वैसे तो डिफरेंस आपको वहां सब लिख चुका है। सिंस सेकुलर स्टेट मस्ट बी कॉन्सर्न इक्वली विद इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, तो इंडियन सेकुलरिज्म हैज मेड रूम फॉर एंड कंपैटिबल आइडिया स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। देखो वहां पे बताया था कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में आपका स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म नहीं था।
लेकिन यहाँ पे स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म है। याद करो, अनटचेबिलिटी को बैन करना, जो आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी को बैन करना जो हुआ, वो किसका आर्टिकल के तहत हुआ? आर्टिकल नंबर 17 में हुआ ना। तो उस वो क्या था? इंटर रिलीजियस रिफॉर्म ही तो हुआ एक प्रकार से। रिलीजियस रिफॉर्म किसने किया? स्टेट ने ही तो किया। स्टेट ने ही तो किया। और देखो, जो इंटरकास्ट मैरिज पे जो पाबंदी लगी थी, इंटरकास्ट मैरिज पे जो पाबंदी लगी थी, उसको भी किसने हटाया? उसको भी किसने हटाया? सरकार ने हटाया। जब इंटरकास्ट मैरिज पे सरकार ने उसको हटा दिया, तो मतलब लोगों के धर्मों में पार्टिसिपेट करा है, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म कर सकते हैं स्टेट्स। ठीक है, इतना बात तो हमने पढ़ लिया। अब अगला ये आता है कि अगर कोई भी स्टेट ऐसा काम कर रही है कि वो, हाँ, क्या वो सेकुलर तब भी है जब वो रिलीजियस रिफॉर्म कर रही है, तब भी वो सेकुलर है? हाँ, क्या वो क्या कहते हैं कि कैन स्टेट क्लेम टू बी सेकुलर एंड नॉट मेंटेन सेपरेशन ऑफ रिलीजियस? अब देखो, इंडिया को स्टेट सेकुलर क्या बनाता है? इंडिया को सेकुलर ये बनाता है कि क्योंकि यहाँ पे इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया का कोई धर्म नहीं है, और इंडिया ना तो कोई थियोक्रेटिक स्टेट है। इस वजह से इंडिया क्या है? एक सेकुलर स्टेट। ठीक है। हालांकि इसकी जो पॉलिसीज होंगी, जहां पे लगेगा कि भाई सुधार करना है, वहां पे सुधार करता है। और जहां पे इसको लगता है कि नहीं, हमें इसको अलग रहना है, हाँ, जहां पे इसको लगता है कि हमें अलग रहना चाहिए, जहां पे इसको लगता है कि हमें क्या कहते हैं कि धर्मों से अलग रहना चाहिए, वहां पे ये अलग रहता है। वहां पे अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। कि हाँ, जहाँ पे इसको लगता है, जहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म को लगता है कि भैया हमें धर्म से अलग रहना चाहिए, वहां पे अलग भी रहता है। लेकिन जब लगता है कि क्या कहते हैं कि रिफॉर्म करने की जरूरत है, वहां रिफॉर्म भी करता है। ठीक है। द इंडियन स्टेट में इंगेज विद रिलीजन। हाँ, कभी कभी देखो, इंडियन स्टेट क्या हो सकता है? इंगेज कर सकता है रिलीजन के साथ में। मैंने बताया था कि इंडियन स्टेट का जो रिलीजन के साथ में है, वो कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो निगेटिवली भी इंगेज कर सकता है। निगेटिवली इंगेज करना मतलब क्या हुआ? निगेटिवली इंगेज मतलब समझ ही गए होंगे आप कि क्या करते हैं कि कुछ कमियां होंगी, उसको हटाया जाएगा। पॉजिटिवली इंगेज क्या होता है? दोनों चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, पॉजिटिवली इंगेज कैसे करता है, निगेटिवली इंगेज कैसे करता है? जब इंडियन स्टेट क्या करता है, कोई भी क्या कहते हैं कि रिलीजियस टायरनी, टायरनी का मतलब होता है अत्याचार, जब रिलीजियस अत्याचारों को क्या कहते हैं हटाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिवली इंगेज कर रहा है। हाँ, किसी भी, हाँ, निगेटिवली इंगेज कब करेगा? जैसे अभी याद करो, मैंने बताया अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो था, ये क्या था? अनटचेबिलिटी को हटाना, निगेटिवली, हाँ, किसी भी चीज को हटाना, तो ये क्या हुआ? निगेटिवली इंगेज होना होता है। ठीक है। निगेटिवली इंगेज होना। पॉजिटिवली इंगेज में क्या होता है कि जब माइनॉरिटीज को राइट्स दी जा रही है, माइनॉरिटीज को राइट्स दी जा रही है, तो पॉजिटिवली इंगेज हुआ। ठीक है। ठीक है। तो तो जो इंगेजमेंट है यहाँ पे, एक प्रकार से समझ लो कि रिलीजन क्या हो सकता है कि दोनों तरीके से इंगेज हो सकती है। किसी भी चीज को जो जो रिफॉर्म करना होगा, उसको रिफॉर्म भी कर सकती है। अगर कुछ चीजें प्रोवाइड करना होगा, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, वो सारी चीजें भी दे सकती है। ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया एक कि क्या इंडियन सेकुलरिज्म, क्या इंडियन सेकुलरिज्म इस बात पे काम करता है क्या कि इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स? क्या सर्वधर्म समभाव एक कॉन्सेप्ट होता है? सर्वधर्म समभाव, कह रहे हैं कि क्या सर्वधर्म समभाव पे इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है क्या? सर्वधर्म समभाव को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो नहीं, ये भी सेकुलरिज्म पूरी तरीके से नहीं है। पूरी तरीके से सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वल रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट भी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो। हाँ, अगर मान लो किसी भी धर्म में कुछ कमी, किसी भी धर्म में कुछ कमी है, तो वो सबको हम इक्वली रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इफ बाई दिस फ्रेज इज मीन पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन। अगर इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अगर मान लो सारे के सारे रिलीजन एक साथ में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, देन दिस विल नॉट इनफ, बिकॉज सेकुलरिज्म इज मच मोर देन मेयर पीसफुल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेशन। याद करो, मैंने पहले ही बताया था, रिलीजियस टॉलरेंस से बहुत आगे होता है सेकुलरिज्म। केवल और केवल रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होता, एक साथ में रहना ही रिलीजियस सेकुलरिज्म नहीं होगा। एक साथ में जब बहुत सारे धर्म के लोग रहने लगे, क्या वो सेकुलरिज्म हो जाता है? क्या नहीं, वो सेकुलरिज्म नहीं, उससे भी कहीं बढ़ करके सेकुलरिज्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताने की कोशिश की हुई, देन दिस विल नॉट इनफ बिकॉज सेकुलरिज्म इज मच मोर देन पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेशन। इफ दिस फ्रेज मीन्स इक्वल फीलिंग टू रेस्पेक्ट टुवर्ड ऑल स्टेब्लिश्ड रिलीजन। कह रहे हैं कि अगर इसका मतलब ये भी हुआ कि सभी रिलीजन के सामने एक जैसा भाव रखना, एक जैसा भाव रखना,
तब भी क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि इंडियन सेकुलरिज्म जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स। देखो, जब उसको लगता है कि जब उसको लगता है, इंडियन स्टेट को जब लगता है कि भैया इस रिलीजन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस रिलीजन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो उनको वो हटाने की कोशिश करता है, उनको वो हटाने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो सबको एक जैसा नहीं मानता। हाँ, मतलब कि उसके लिए है तो सारे धर्म एक जैसे, लेकिन जब उसमें कुछ बुराइयां होंगी तो उनको हटाना भी तो पड़ता है। तो वही लिखा हुआ, इट अलाउड इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, अगर उस पे कुछ कमियां होंगी तो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हमें ये बात समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन, सॉरी वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, अतातुर्क का सेकुलरिज्म और नेहरू का सेकुलरिज्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया। अब हम जो बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। मुश्किल से आधे घंटे का मुश्किल से और टॉपिक रह गया है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और जो भी नहीं समझ में आए क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा कमेंट में।